नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज मैं जिस महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस महान व्यक्ति की अगर सारी ज़िंदगी भर तारीफ की जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी, जिन्हें पूरी दुनिया में सम्मान मिला। उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत है, जिनका पूरा जीवन संघर्ष और कठिनाइयों में बीता। फिर भी उन्होंने परिस्थितियों के आगे सर नहीं झुकाया और असफलताओं से हारे बिना कठिन परिश्रम और लगन के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। कलाम के रूप में भारत को एक महान वैज्ञानिक और मिसाइल मैन मिला, और आज हमारे बीच ना होते हुए भी एपीजे अब्दुल कलाम प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ था। वह मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उनके 5 भाई और 5 बहन थे, जिनमें वो सबसे छोटे थे। उनके पिता एक नाव चलाते थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। एक विनम्र पृष्ठभूमि होने के बावजूद डॉक्टर कलाम में छोटी सी उम्र से ही ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय और रामनाथपुरम के स्टुअर्ट उच्च माध्यम विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने भौतिक का अध्ययन करने के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वह सिर्फ स्नातक की डिग्री से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई करने का फैसला किया। 1955 में डॉक्टर कलाम ने मद्रास विश्वविद्यालय में भौतिक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1957 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास भौतिकी संस्थान चले गए। यहीं पर उन्होंने रॉकेट इंजीनियरिंग में रुचि विकसित की। वैसे तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा जीवन हमें मोटिवेट करता है। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने अपना करियर शुरू करने की सोची, जिसके लिए उन्होंने 2 जगह अप्लाई किया, पहला एयरफोर्स और दूसरा डिफेंस। मगर उनकी पहली पसंद थी एयरफोर्स। जब उनकी दोनों जगह की कॉल आई तो पहले वो पहुँचे देहरादून। वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दिया। वहाँ वैकेंसी थी 8, मगर उनका नंबर 9वां आया। 1 नंबर से वो रह गए। अब उनके पास दूसरा ऑप्शन था डीआरडीओ का, मगर उससे पहले वे ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई महाराज शिवानंद से। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें गीता पढ़ने के लिए दी, और फिर वो गए दिल्ली और डीआरडीओ में उनका सिलेक्शन हो गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को पशु पक्षी और जीव जंतुओं से भी बहुत प्यार था। बात उन दिनों की है जब अब्दुल कलाम डीआरडीओ में कार्यरत थे। तब वहाँ की बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए टूटे कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव दिया गया। जिस बात की खबर अब्दुल कलाम को भी पता चली, तब खुद वहाँ जाकर अब्दुल कलाम ने ऐसा करने से रोक दिया और वहाँ के उपस्थित लोगों से कहा कि ऐसा करने से जो पक्षी दीवार पर बैठते हैं वे शीशे के टुकड़े से घायल हो सकते हैं। और इस प्रकार अब्दुल कलाम ने पक्षियों की जीवन की रक्षा के लिए शीशे के टुकड़े नहीं लगाने दिए। इस घटना से पता चलता है कि अब्दुल कलाम मानवता के प्रति कितने दयालु थे। परेशानियों से हर व्यक्ति थोड़ा बहुत टूट जाता है। जब उनका SLV-3 मिशन फेल हो गया तो वे काफ़ी टूट चुके थे। उन्हें लगा कि देश की जनता क्या कहेगी, क्या मेरे बारे में सोचेगी। मगर उस समय के उनके प्रोफेसर धवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये टीम बहुत अच्छी है, ये टीम बहुत अच्छा करती है। ये आज मिशन फेल हुआ है तो क्या, ये टीम अगले साल इसी मिशन को दोबारा तैयार करके लॉन्च करेगी। और वही मिशन 1 साल बाद सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, और इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने सारा क्रेडिट अब्दुल कलाम को दे दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर सतीश धवन को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं अब्दुल कलाम से मिलना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर सतीश धवन ने अब्दुल कलाम को फ़ोन किया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपसे मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे मिलूँ, मेरे पास तो चप्पल भी टूटी हुई हैं, फटे हुए कपड़े हैं। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप तो पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हैं, तो आपको कपड़ों की क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो वहाँ इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए। तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मगर आपको अब डिफेंस में और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि इधर चाइना और पाकिस्तान हमें बार बार आंख दिखाता है। तो आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम करना है और मिसाइलें बनाइए आप। सफलता पे सफलता मिल रही थी और उसका उन्हें इनाम भी मिल रहा था।
1981 में पद्म भूषण और 1982 में DRDO के डायरेक्टर बना दिया गया। पर मन से वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था इधर चाइना और पाकिस्तान मिसाइल पे मिसाइल बना रहे हैं और उन्हें अपने देश की सुरक्षा खतरे में लग रही थी। अब्दुल कलाम बहुत ही इमेजिनेटिव व्यक्ति थे। उन्होंने उसके बाद महाभारत को पढ़ना शुरू किया और महाभारत में उनके सामने बर्बरीक की कहानी आई। वहीं से उनको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल बनाने का आइडिया आया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया और बनाकर तैयार भी कर दी। 1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च करी और 1988 में उन्होंने पृथ्वी नाम की मिसाइल लॉन्च करी। 1989 में वो अग्नि मिसाइल के काम पर लग गए। अग्नि मिसाइल में बार बार फेल हो रहे थे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 1989 के एंड तक उन्होंने अग्नि मिसाइल पर भी सफलता प्राप्त कर ली और इंडिया 200 देशों को पछाड़कर विश्व का छठा ऐसा देश बन चुका था जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मिसाइल को पहुंचा सकता था। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम की मेहनत और ज़्यादा रंग लाई जब उन्होंने 1993 में PSLV को लॉन्च किया और मंगल तक पहुंच गए। उसी समय परमाणु शक्ति की बहुत ज़्यादा बात चल रही थी। उसी पर काम करते हुए उन्होंने 1992 से लेकर 1997 तक इस मिशन पर काम किया और 1998 में ही मिशन शक्ति के नाम से सफल परमाणु परीक्षण कर दिया और उस समय परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल हुआ। इन्हीं सफल कार्यों के चलते उनको 1997 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1999 में वे DRDO से रिटायर्ड हो गए। उसी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको फ़ोन किया और कहा कि हम अपना मंत्रिमंडल बना रहे हैं, हम आपको गृह मंत्रालय देना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। तो उन्होंने कहा मुझे एक दिन का समय चाहिए। एक दिन बाद अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी जी को फ़ोन किया और मना कर दिया कि मैं ये अस्वीकार करता हूँ क्योंकि मुझे एक अपने जैसी पीढ़ी तैयार करनी है, तो इसलिए मैं अभी पढ़ाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। उसके लिए अटल बिहारी जी ने फिर अब्दुल कलाम जी के ऑफिस में फ़ोन किया, मगर वहाँ कोई नहीं था, घंटी बजती रही। उनके वाइस चांसलर ने जाकर अब्दुल कलाम जी को कहा, अरे अब्दुल कलाम जी, आपके ऑफिस में प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आ रहा है। तो अब्दुल कलाम जी वहाँ गए और उन्होंने जाकर फ़ोन सुना और अटल बिहारी जी से बात की। अटल बिहारी जी ने कहा, देखिए अब्दुल कलाम जी, पहली बार आपने मना कर दिया था, इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मना नहीं करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होना है, हम आपका नाम रिकमेंडेशन में देना चाहते हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने कहा, 1 घंटे का समय दीजिए, 1 घंटे के बाद मैं फ़ोन करूँगा। 1 घंटे का समय दिया और उन्होंने 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया और हाँ कर दिया कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो अब्दुल कलाम जी चुनाव जीत गए और राष्ट्रपति बन गए। अब उनका भी राज्याभिषेक होना था, तो उनसे पूछा गया, आपके जो मित्र हो उनको आप बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। तो उन्होंने कहा, जिसको बुलाना था आपने सबको बुला लिया। इनके अलावा मेरे साउथ में 2 मित्र थे, एक जिसने मेरे फटे जूते सिलने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी और एक ढाबे वाला जो कभी कभी मुझे कम पैसों में भी खाना खिला देता था। तो मेरे वो 2 मित्र हैं, आप उनको बुला लीजिए। तो उन्होंने वहाँ से उनको बुलाया और उनका पूरा आदर सम्मान किया। उसके बाद 2006 में उनका पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन में आया, जो कि टोटल कुल मिलाकर 52 लोग थे। उन्होंने देखा कि बहुत खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने अपने अकाउंटेंट से कहा कि इसका सारा हिसाब किताब मुझे बनाकर बताना कितना पैसा हुआ। तो उन्होंने हिसाब बनाया तो 3,52,000 रुपये हुए। वो 3,52,000 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट से काट कर दिए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, पूरे परिवार की नहीं होती। अब्दुल कलाम जी इतने विनम्र व्यक्ति थे कि एक बार जब उनको IIT BHU बुलाया गया तो वहाँ पर 7 कुर्सी रखी हुई थी, जिनमें से एक कुर्सी बीच वाली सबसे ऊंची थी। तो उन्होंने कहा, इस कुर्सी को हटाओ। तो वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, ये हमारे चीफ गेस्ट के लिए है और चीफ गेस्ट आप हैं और आप भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक भी हैं, तो ये कुर्सी आपके लिए रखी गई है। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं एक इंसान हूँ और आप इसको हटाइए, मैं आपके बराबर बैठना चाहता हूँ। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। 83 साल की उम्र में भी उन्होंने कभी अपने आप को रिटायर नहीं किया। शिलोंग के एक कॉलेज में लेक्चर देते हुए सन 2015 में अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई और भारत ने अपने एक अनमोल रत्न को खो दिया। दोस्तों, मगर वो
इस भारत की भूमि की कण कण में हमेशा मौजूद हैं। तो दोस्तों ये थी अब्दुल कलाम जी की कहानी। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।